दोस्तों नमस्कार। महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बाल विकास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आज इसके बारे में कंप्लीट हम लोग जानकारी पढ़ने वाले हैं और एग्जाम में यहाँ से भी एक नंबर का जो प्रश्न है वो आने की 100% संभावना रहती है, चाहे आप किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों ना दें। MP टेट, C टेट, H टेट, UP टेट, KBS, NVS, H टेट, CG टेट, किसी भी राज्य की परीक्षा सभी जगह बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट में यहाँ से एक नंबर का प्रश्न जरूर आता है। दोस्तों चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। शिक्षक अधिकार अधिनियम क्या है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन 86 नंबर का, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 21A के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2002 के पहले हमारे मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार नहीं होता था। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब ये हमारा मौलिक अधिकार के रूप में बन गया, यानी हमको शिक्षा ग्रहण करना हमारा मौलिक अधिकार है। 1 दिसंबर 2002 को मूल अधिकार बनाने के लिए संविधान का 86वां संविधान संशोधन किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों IMP, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 86 नंबर का। इसके बाद कब किया गया तो वो डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे 2002। ये दो महत्वपूर्ण सवाल होगा इस टॉपिक से। इस संशोधन के तहत आर्टिकल 51 यानी अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में नया उपबंध के जोड़ा गया। ये भी मोस्ट है, ये 3 डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे क्या लिखा है वो पढ़ेंगे। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश सम्मिलित किए गए। ये सवाल पूछ सकता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, तो आप लोग बता सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45, इसमें इस व्यवस्था को निर्देशित किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 डेट 86वां संविधान संशोधन 2002, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में नया उपबंध के जोड़ा गया और तीसरा अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था को निर्देशित किया गया। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देखेंगे। लिखा भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कितने नंबर का देश बना? 135वां नंबर का देश बना, यानी जो मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर चुका है। अब कुछ तिथियां भी महत्वपूर्ण होंगी RTE के नियम के तहत। सबसे पहले राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो एक ट्रिक बता दूं, सारा सब कुछ कब हुआ? 2009 में, यानी राज्यसभा में भी 20 जुलाई 2009 को ही पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। ये तीनों डेट ध्यान रखेंगे 2009 में। लेकिन जब अधिसूचना और लागू होने की बात आती तो 2010 ध्यान रखेंगे। क्या 2010 में 16 फरवरी 2010 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई, यानी सरकारी गजट जो सरकारी पत्र होता है उसमें अधिसूचित किया गया 16 फरवरी 2010 को, और 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है और यह 31 अक्टूबर 2019 से भारत का एक कहना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक डेट और ध्यान रखेंगे, 29 मार्च 2011 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई। RTE अधिनियम में कुल 7 अध्याय, कितने अध्याय हैं दोस्तों? 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची शामिल है, जो कि मैं अभी आप लोगों को अनुसूची की भी चर्चा करने वाला हूं। तो 7 अध्याय कौन कौन से हैं? 38 धाराएं और एक अनुसूची, तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों जरूर लाइक कर देंगे। चलिए हम लोग अध्याय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। RTE के अध्याय कौन कौन से? अध्याय पहला में प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना यानी RTE अधिनियम क्या है उसके बारे में पूरा प्रस्तावित वर्णन किया गया है। अध्याय 2 में
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता पिता के कर्तव्य, यानी बच्चों को किस प्रकार से हमें स्कूल में दाखिला कराना है, तो जिस राज्य की वह समुचित सरकार होगी, वहाँ का स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता, यानी हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय, सचिव जी, इसके बाद हमारे बच्चों के माता पिता, पेरेंट्स, और हमारे राज्य की सरकार, ये सभी लोग इस एक प्रकार की समुचित व्यवस्था करेंगे और बच्चों को स्कूल में दाखिला कराएंगे। अध्याय 4 में विद्यालय एवं शिक्षा के उत्तरदायित्व, विद्यालय में किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देनी है और शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, ये अध्याय 4 में बताया गया। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसे पूर्ण करना, बच्चों को क्या सबसे पहले बेसिक एजुकेशन देना है, उसका एक पाठ्यक्रम तैयार करना, सिलेबस तैयार करना, ये अध्याय नंबर 5 में दिया है। और लास्ट और सेकंड अध्याय है अध्याय 6 बाल संरक्षण अधिनियम 2005, और 7वां अध्याय में दिया प्रकीर्ण। इन सभी अध्यायों में सबसे बड़ा अध्याय आरटी का अध्याय नंबर 4 को सबसे बड़ा अध्याय माना गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे। आप किसी भी राज्य की परीक्षाएं दें, सब जगह ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अधिनियम के प्रावधान में आ जाते हैं, क्या क्या प्रावधान है। लेकिन प्रावधान से पहले मैं आप लोगों को जो अनुसूची है, अनुसूची में क्या चीज़ें हैं वो अनुसूची बता देता हूँ। आरटी अनुसूची, आरटी अनुसूची में बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक अगर 60 बच्चे हैं तो कितने शिक्षक होने चाहिए, 2, यानी 30 विद्यार्थी रेशियो 1 शिक्षक, 30 विद्यार्थी के बीच या उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षकों की संख्या कितनी होंगी, 1 होगी। ठीक है, 61 से 90 के बीच 3 शिक्षक, यानी आप लोग ध्यान रखेंगे 30-30 के अंतर में शिक्षक होंगे। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे 151 से 200 तक 5 अध्यापक या शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक होगा। और अगर 200 से अधिक बच्चे हैं किसी स्कूल में तो 40:1 का रेशियो। जनरली एग्जाम में पूछता है कि कितना का रेशियो होना चाहिए विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, तो 30:1, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो 40:1। क्लियर है दोस्तों, ये तो हुई बात प्राथमिक स्कूल की। अब हम लोग बात करते हैं माध्यमिक स्कूल की, कक्षा 6 से 8 तक। यहाँ पर जो रेशियो बनाया गया है वो कितना का बनाया गया है, 35:1 का। और इसके बाद कार्य दिवस की बात करेंगे तो प्राथमिक स्कूलों में जो कार्य दिवस है टोटल कितने दिवस का है, 200 दिवस का है। और जो माध्यमिक कक्षा में है वहाँ पर जो कार्य दिवस है वो कितना, 220 का, यानी 20 दिन क्या है, अधिक हैं, क्योंकि वो माध्यमिक स्कूल है, स्टैंडर्ड उसका थोड़ा बढ़ जाता है। अब शिक्षण घंटे की बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर में कितने घंटे हैं, 800। और उच्च प्राथमिक यानी मिडिल स्कूल में कितने हैं, 1000। वहाँ पर 20 थे, लेकिन यहाँ पे कितने घंटे बढ़ गए, 200 घंटे बढ़ गए। और वहाँ पे कितने कार्य दिवस बढ़े थे, 20 कार्य दिवस बढ़े थे। इसके बाद शिक्षक के सप्ताह के न्यूनतम कार्य कितने होने चाहिए, कितने घंटे, 45 घंटे। और इस प्रकार से ये आप लोगों को मैंने अनुसूची के बारे में जानकारी बताया। अब हम लोग आते हैं प्रावधान की, अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, अधिनियम के प्रमुख प्रावधान अब आपको पता होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया, क्योंकि आरटी ही बना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमको निःशुल्क फ्री में अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, इसके बाद ये तो पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट दिया है, इस अधिनियम के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बल दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, किस अधिनियम के तहत, आरटी 2009 के तहत। तीसरा बिंदु कहता है निजी विद्यालयों में सभी विद्यालयों में आर्थिक तौर, निजी विद्यालय सहित सभी विद्यालयों में आर्थिक तौर पर कमजोर वंचित वर्ग के बच्चों को 25% सीट के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी प्राइवेट स्कूल हो या किसी भी प्रकार का स्कूल हो, वहाँ पर दिव्यांग, आर्थिक और कमज़ोर वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें 25% सीटों पर उनको एडमिशन देना है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु होगा। पॉइंट नंबर 3 ध्यान रखेंगे सभी लोग। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे अब चर्चा करेंगे। इस अधिनियम की क्रिया अनुमति में केंद्र और राज्य सरकार के खर्च का अनुपात कितना है, 65:35। और पूर्वोत्तर राज्य में कितना है, 90:10, 90:10। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
प्रत्येक बसावट के समीपस्थ नेबरहुड क्षेत्र में 3 वर्ष की विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना दायित्व है। 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष के अंदर वहाँ पे विद्यालय ओपन होना जरूरी है। और कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल का जो दायरा है वो 1 किलोमीटर का, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होगी। इसी प्रकार मिडिल स्कूल की बात करेंगे कक्षा 6 से 8, तो यह प्रत्येक 3 किलोमीटर के फासले में एक मिडिल स्कूल होगी, यानी प्रत्येक 3 किलोमीटर में एक मिडिल स्कूल, फिर 3 किलोमीटर बाद दूसरी मिडिल स्कूल, फिर तीसरे 3 किलोमीटर बाद चौथी मिडिल स्कूल। इस प्रकार से 3-3 किलोमीटर के गैप में मिडिल स्कूल होंगी। प्रत्येक विद्यालय में SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 3/4 सदस्य अभिभावक और 50% महिला सदस्य के रूप में होंगी। बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित या दंडित करना प्रतिबंधित है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा और बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। यानी आपको कक्षा 8 तक, ठीक है दोस्तों, कक्षा 8 तक आपको फ्री शिक्षा दी जाएगी। अगला पॉइंट है, विद्यालय की बुनियादी ढांचा जहां पर समस्यात्मक स्थिति में है 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाए, अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। यानी विद्यालय समस्यात्मक स्थिति में है तो यहाँ की व्यवस्था को अच्छा से बनाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, या तो फिर उसकी मान्यता को रद्द कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए विद्यालय अच्छी जगह होना चाहिए, वातावरण बढ़िया होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, किसी बच्चे को सर्वप्रथम उसकी आयु के अनुसार किसी कक्षा में प्रविष्ट कराया जाए और उसके पश्चात निश्चित समय में ऐसे बच्चों को उनकी बराबर की उम्र के छात्रों के स्तर के समकक्ष लाने हेतु विशेष शिक्षण दिया जाए। यानी कोई विद्यार्थी मान लेते हैं 10 वर्ष का है, तो उस बच्चे को उसकी एज मान लेते हैं कि वह 5वीं पढ़ने लायक है, तो हमको उसकी उम्र के अनुसार उसकी कक्षा में क्या करना पड़ेगा, हमको एडमिशन देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा 14 साल का है और वह कक्षा 8वीं पढ़ने लायक है तो हमको उसको डायरेक्ट कक्षा 8 में हमें एडमिशन देना पड़ेगा, ना कि 6th में देंगे और 7वीं पढ़ाएंगे फिर 8वीं में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट उसको कक्षा 8वीं में एडमिशन देंगे। ऐसा प्रावधान IIT 2009 में किया गया है। इसके बाद देखेंगे, सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा तक की लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, सभी बच्चों का। तो जितने बच्चे हैं सबका रिकॉर्ड स्कूल में रहता है, क्या उनका शैक्षिक क्षेत्र है, सह शैक्षिक क्षेत्र, मूल्यांकन, यानी बच्चे का कंप्लीट जितना भी रिकॉर्ड है, उन्होंने मौखिक, लिखित और गतिविधियों के द्वारा जितने भी अंक प्राप्त किए या उसका जो भी चरित्र है या उसका जो भी रिकॉर्ड है वो स्कूल में रहेगा, पोर्टफोलियो में जमा रहेगा। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी बालक का प्रवेश नहीं रोका जाएगा। यानी किसी छात्र के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका स्कूल में प्रवेश नहीं होगा, उसका एडमिशन करना पड़ेगा उस स्कूल के प्रधान अध्यापक के द्वारा। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी, यानी बच्चा जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है और वह जिस भाषा में बात करता है उसी भाषा में उसकी शिक्षा दी जाएगी या उसकी शिक्षा का माध्यम होगा। और शिक्षा पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होगी, यानी बच्चा बालक के अनुसार ही उसको पढ़ाया जाएगा, बालक के अनुसार उसकी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, पढ़ाने की प्रत्येक चीज़। यानी RT अधिनियम कहता है कि बच्चे की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हुआ, आप लोगों को मैंने पढ़ाया RT अधिनियम, कंप्लीट हो गया। अब आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सभी दोस्तों को फ़ायदा पहुंच सके। दोस्तों आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।